तो हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है नए राजा और उनके राज। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे। इस पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक किस प्रकार से भारत में नए नए राजाओं ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और किस प्रकार से अपना शासन स्थापित किया। इस पार्ट का जो पहला टॉपिक है वो है नए राजवंशों का उदय। हम लोग क्लास 6 में केवल पढ़े थे जो यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें जनपद और गणराज्य पढ़े थे। लेकिन 700 ईसा पूर्व भारत में नए नए राज्यों का विकास होने लगा और नए नए राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ ये जानेंगे हम लोग। इसमें नए राज्यों के उदय में जो भी जनपदों के जो भी शासक थे उनके अधीन जो भी सामंत थे वो लोग भी शक्तिशाली होते गए और जैसे जैसे वो शक्तिशाली होते गए अपने को स्वतंत्र राजा घोषित करने लगे। इसके लिए वो लोग अलग अलग बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे और कभी कभी सैनिक शक्ति का प्रयोग करके अपने राजा के अधीनता को अस्वीकार कर देते थे और अपना नया राज्य स्थापित कर लेते थे। उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग जो चालुक्यों के अधीन था और उसने क्या किया, चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और अपने को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। अगला टॉपिक हम लोग का है राज्यों में प्रशासन। जब भारत में नए नए राजवंश मध्यकाल में विकसित होने लगे तो राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था क्या थी। राज्यों में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, राज्यों में मुख्य रूप से मुखिया राजा होता था। वो हमेशा अधिक से अधिक उपाधियां धारण करने की कोशिश करता था और वो अपने राज्यों को अपने सामंतों, वहाँ के किसानों और ब्राह्मणों की संगठनों के आधार पे सेना की सहायता से चलाता था। इसके अलावा वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए और आर्थिक व्यवस्था वहाँ का सुदृढ़ करने के लिए वहाँ की जनता से उसके जो भी वहाँ की जनता का आमदनी होता था उसका एक भाग कर या लगान के रूप में ले लेता था। उससे वो क्या करता था, राज्य का विकास करता था और नए नए मंदिरों का निर्माण करवाता था और नए नए जो भी उसके शहर होते थे या नगर होते थे उसका निर्माण कराता था कर और लगान के पैसों को इकट्ठा करके। इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ था और राज्यों की प्रशासन व्यवस्था कैसे थी। अगला टॉपिक हम लोग का है तीसरा, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। जब राजाओं ने आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपना विकास कर लिया तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो भी ब्राह्मण और विद्वान होते थे उनसे प्रशस्तियां बनवाते थे, अभिलेख बनवाते थे और इसके बदले में उन्हें भूमि दान में देते थे। ऐसा और जो भी वो भूमि दान में देते थे, क्या है आजकल हम लोग किसी का जमीन अगर लेते हैं तो उसको कागज में लिखित रूप में लिखा जाता है, लेकिन राजा जो भी जमीन दान में देते थे उसको ताम्रपत्रों पे लिखित रूप में ब्राह्मणों को देते थे। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है धन के लिए युद्ध। मध्यकाल इतिहास में आप लोग देखेंगे कि अनेक राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया, एक दूसरे पर आक्रमण किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कुछ राजा जो होते थे वो आक्रमण मुख्य रूप से धन लूटने के लिए और धन लूटने के लिए ही करते थे ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। उदाहरण के रूप में गजनी का महमूद शासक जिसने लगभग कई वर्षों तक लगातार भारत पे आक्रमण किया और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको कई बार लूटा और उसको लूटने के बाद वह उस जो भी वहां से धन मिला उसको गजनी ले गया और वहां पे अलग अलग नए नए शहरों और नगरों का उसी पैसे से निर्माण कराया। दूसरा शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था, उसने भी भारत पे कई बार आक्रमण किया और भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचाई। अगला टॉपिक हम लोग का जो है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। कुछ शासक यहाँ पे धन लूटने के लिए जो आक्रमण करते थे, लेकिन कुछ शासक जो होते थे भारत के वो लोग अपना सीमा विस्तार करने के लिए यहाँ पे धन की इच्छा रखते थे और साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक दूसरे शासकों पर आक्रमण करते थे। उदाहरण के रूप में त्रिपक्षीय संघर्ष है। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासकों ने कन्नौज पे एक साथ आक्रमण किया था। इसी कारण से इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। ये तीनों राजा चाहते थे कि कन्नौज पे हमारा शासन स्थापित हो जाए और इस होड़ में ये लोग कई बार युद्ध किए थे और 3 लोगों के युद्ध करने के कारण इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया।
लास्ट टॉपिक जो था वो था धन के लिए युद्ध। आज हम लोग अगला टॉपिक यानी 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, उरैयूर से तंजावुर तक। हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक राजवंश का उदाहरण दिया हुआ है कि चोल वंश के शासकों ने किस प्रकार से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और किस प्रकार से यहाँ प्रशासनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाया। इसे में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो चोल वंश का शासक था विजयालय, उसमें मुटियारों को हराकर, जो कावेरी नदी के किनारे एक मुखिया थे, उनको हरा करके चोल वंश की स्थापना की। इसका जो सबसे प्रसिद्ध और जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो राजा राज प्रथम था। उसने 985 ईस्वी में अपने साम्राज्य को संभाला और उसका बहुत अधिक युद्धों के द्वारा विस्तार किया। इसने अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया और अपने जो भी उसका प्रशासन था उसमें अनेक गतिविधियों को विकसित की। इसका दूसरा शासक जो था वो राजेंद्र चोल था। वो भी उस वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसने अपने राजवंश को और आगे बढ़ाने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है 6वां, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। चोल प्रशासन में मंदिरों का अधिक से अधिक विकास हुआ और इन मंदिरों की जो मुख्य विशेषता थी, इसमें जो मूर्तियां थी वो कांस्य की मूर्तियां होती थी। चोल मंदिर जो होते थे केवल वहां पे पूजा और आराधना ही नहीं बल्कि वे जो मंदिर होते थे वहां सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे जैसे चोल मंदिरों का विकास हुआ उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे वे मंदिर उन क्षेत्रों के केंद्र बनते गए और वहां अधिक से अधिक व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास हुआ। चोल मंदिरों में मुख्य रूप से जो लोग काम करते थे उनमें पुरोहित, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक ये प्रमुख थे। मतलब दूसरे अर्थों में कहें तो चोल मंदिर जो होते थे वो मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। तीसरा टॉपिक हम लोग का है कृषि और सिंचाई। चोल प्रशासन में कृषि और सिंचाई व्यवस्था में भी अधिक से अधिक विकास हुआ, क्योंकि जो चोल प्रशासन था वो तमिलनाडु के क्षेत्र में था और वहां पे कावेरी नदी के किनारे का जो भी क्षेत्र है या आसपास के क्षेत्र है वो सब चोल प्रशासन में आता था। कावेरी नदी के होने के कारण वहां की जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी और चावल की खेती के लिए उपयुक्त थी। जो भी चोल शासक थे उन लोगों ने कावेरी नदी का जो भी पानी था उसका बंटवारा कराया और जहाँ पे सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं थी वहां पे सरोवर बनवाए, कुएं खुदवाए, सिंचाई के अनेक साधनों का विकास किया। इसके साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए कृषि कार्यों का नियोजन किया, कृषि उपकरणों की व्यवस्था की। उनके द्वारा जो भी सहायता होता था वो किसानों को करते थे और किसान भी अपने कृषि के विकास में अहम भूमिका निभाते थे। अगला टॉपिक है हम लोग का इस पाठ का साम्राज्य का प्रशासन। चोल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? चोल साम्राज्य में मुख्य जो होता था वो राजा होता था। राजा जो होता था वो अपने प्रशासन में आने वाले अनेक गांवों पे राज्य करता था। गांव के जो समूह होते थे उसको नाडु बोला जाता था और जो लोगों की बस्तियां होती थी उसको उर बोला जाता था। मतलब लोगों की बस्तियों को उर और उन बस्तियों से जो ग्राम समूह बनते थे उसको नाडु बोला जाता था। नाडु मुख्य रूप से ग्राम परिषद और न्याय करने, नाडु और ग्राम परिषद जो होता था वो न्याय करने के लिए और कर वसूलने का कार्य करता था। जो ग्राम परिषद होता था और नाडु होता था वो मुख्य रूप से न्याय करता था और कर वसूलने का कार्य करता था। उसके अलावा दूसरे स्थान पे जो था चोल प्रशासन में वो बेलल्ला जाति के किसान थे, जो उस क्षेत्र के सबसे धनी वर्ग के किसान होते थे और इनको शासकों के द्वारा अनेक उपाधियां दी जाती थी, जैसे अरैयार यानी प्रधान। जो आज हम लोग के गांव के मुखिया होते हैं उस समय वो उपाधि वहां के धनी किसानों को दी जाती थी और उन्हें वहां पे तमिल भाषा में अरैयार बोला जाता था, जो राजकीय पद पे कार्य करते थे। अगला टॉपिक हम लोग का जो है उसमें जो भी चोल साम्राज्य था उसमें जो कुछ कार्यों को वहां के शासकों के द्वारा निर्धारित समितियां संपन्न करती थी। इसलिए राज्य को संपादित करने का काम जो समितियां करती थी उसके सदस्यों को एक प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता था और वो प्रक्रिया मुख्य रूप से ये था कि वहां पे लोगों का नाम एक छोटे से टिकट पे लिख लिया जाता था
और उसको मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। एक बच्चे से बोला जाता था, वो जैसे जैसे टिकट निकालता था, जिस व्यक्ति का नाम आता था उसको अलग अलग समितियों में भेजा जाता था। लेकिन इन समितियों के सदस्यों को चुनने की एक प्रक्रिया थी और कुछ नियम लागू थे। जो भी इस समितियों की सदस्यता ग्रहण करता था उसकी उम्र 35 से 70 तक होना जरूरी था। दूसरा, वो उसी क्षेत्र का व्यक्ति हो जिस क्षेत्र से राजस्व वसूला जाता था। तीसरा जो था वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। और चौथा जो ऑप्शन था वो था कि उस व्यक्ति के किसी भी रिश्तेदार का राजस्व या कर बाकी न हो। ये थी चोल प्रशासन में समितियों की सदस्यता ग्रहण करने के नियम। इस पाठ में हम लोग आप लोगों को ये बता दें कि नए राजा और उनके राज्य में हम लोग अनेक राज्यों के बारे में पढ़ा है कि नए भारत में मध्यकाल में कैसे किस प्रकार से राजाओं ने अपना प्रशासन विकसित किया और किस प्रकार से भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां विकसित हुई। ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।